हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नितिन सर फ्रॉम वीणा क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने सॉल्यूशन चैप्टर की प्लेलिस्ट को स्टार्ट किया था, जिसमें ये उसी सीक्वेंस में एक नया वीडियो है। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सॉलिड और सॉल्वेंट क्या होते हैं, जिसकी लिंक आपको यहाँ मिल जाएगी। स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर चालू करने वाले हैं, आज एक टॉपिक जो ले रहे हैं इसमें, वो है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। उस कॉन्सेंट्रेशन टर्म का वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं कि इसके अंतर्गत कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो जनरली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लमेटिक होते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स टॉपिक जो करने वाले हैं, उसके अंतर्गत मैं आपको बता दूं कि उसमें एक एक पॉइंट क्लियर होगा, उस पर न्यूमेरिकल्स होंगे, उसके डिटेल्स, डेफिनेशन, फार्मूले होंगे। स्टूडेंट्स, नो डाउट वो वीडियो थोड़ा सा लंबे होने वाला है, जिसके अंतर्गत हम हर पॉइंट को एक एक करके डिफाइन करेंगे, उसके फार्मूले बताएंगे, फार्मूले कहाँ यूज़ होते हैं और किस प्रकार से उन पर न्यूमेरिकल बनते हैं, कब डेंसिटी के फार्मूले को यूज़ करना है, कब सिंपल फार्मूले को यूज़ करना है, ये हम सब देख पाएंगे। सो ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन स्टूडेंट मैं जानता हूँ कि वीडियो लंबा होने पर हम लोग उसकी स्टडी को बेहतर कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, यदि आप यूट्यूब पर जाकर देखें तो इस टॉपिक पर रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं वो कई 1.5 घंटे के हैं, कोई 2 घंटे का भी है। चूंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा वीडियो है वो छोटा ही होगा, लेकिन कंपैरेटिवली इनसे काफ़ी छोटा होगा। पर मैं किसी पॉइंट को मिस नहीं करूँगा, किसी चीज़ को मिस नहीं करूँगा, कोई न्यूमेरिकल टाइप मिस नहीं करूँगा, सारी चीज़ें आपको बता पाऊँगा। छोटे वीडियो से ये मतलब नहीं है कि मैं आपसे कह दूँ कि बहुत ही छोटा होगा, जैसे कि आपने यूट्यूब पर जाकर थंबनेल में देख लिया कि कंप्लीट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को 5 मिनट में कवर कीजिए, 7 मिनट में कवर कीजिए। स्टूडेंट, आप तो जानते हैं कि 5 या 7 मिनट में उस चैप्टर को कैसे कवर किया जा सकता है जिस पर कंप्लीट सॉल्यूशन चैप्टर का बेस टिका हो, और यदि बेस ही हम 5-7 मिनट में कवर कर लेंगे तो चैप्टर को कैसे हम एनहांस कर पाएंगे। इस टॉपिक का हम एक एक पॉइंट स्कोर करेंगे, उसके डेफिनेशन को समझेंगे, उसके फार्मूले समझेंगे, छोटे छोटे डिफरेंसेस समझेंगे, हर एक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को करेंगे। स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल्स करने के बाद ही हम उसकी इंपॉर्टेंस को समझ पाएंगे। तो इस प्रकार से मैं आपको चैप्टर एक्सप्लेनेशन में पहले बता चुका हूँ कि हम इसके 100% मार्क्स स्कोर करने वाले हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको यहाँ मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, वीडियो को लंबा ना करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो हमने क्लास 11 में पहले स्टडी किया हुआ है। इसकी बेसिक टर्म्स भी और डेफिनेशन हमने स्टडी की होगी। इसमें हम लोगों ने काफ़ी सारी बातें, डेफिनेशन टीचर्स ने हमसे की होगी, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने इसमें 11 में किया ही नहीं। सो स्टूडेंट्स, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से हम इसको पढ़ेंगे और कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, कौन सी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगी, किस प्रकार से कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स डिवाइड की गई हैं, किस प्रकार से। तो ये 2 प्रकार से डिवाइड की गई है, ये मास रिलेटेड और वॉल्यूम रिलेटेड। मास रिलेटेड जो टर्म्स होती है वो पूरी तरह से सॉल्वेंट के मास पर डिपेंड करती है, सॉलिड के मास पर डिपेंड करती है, और लेकिन ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती है ना। टेम्परेचर बढ़ाएं या घटाएं, इसमें कोई चेंज नहीं आता, कोई परिवर्तन नहीं आता, कोई चेंज नहीं होता। लेकिन वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स जो होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। यदि हम किसी सॉल्यूशन को लेकर उसका टेम्परेचर बढ़ा दें तो आप जानते हैं कि वॉल्यूम बढ़ाने से एक्सपांशन होता है, वो सॉल्यूशन का वॉल्यूम वगैरह बढ़ जाता है। सो वो 2 प्रकार से इसको क्लासीफाई किया गया है, मास रिलेटेड और वॉल्यूम रिलेटेड। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट जो मास रिलेटेड टर्म्स होती है उसमें मास परसेंट, मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी, पीपीएम और पीपीबी होगा। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा एक कंफ्यूजन यहाँ पे स्टूडेंट्स को बना रहता है, एक हमारे प्रोनाउंसिएशन की मिस्टेक और छोटी सी, मोलालिटी एंड मोलारिटी। मोलालिटी और मोलारिटी, ये 2 जो चीज़ें हैं, इनको आप खास कंसंट्रेशन करना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं शायद ये कहूँ कि अपने एक्सपीरियंस बेस पे कि आपके जेई के और जो मेंस के क्वेश्चन से, जेई मेंस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन से बेसिकली मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी और मोलारिटी से ही आते हैं, और कहीं कभी कभी क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं बोर्ड में पीपीएम और पीपी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमें ये देखना है कि किस प्रकार से टर्म्स हम आगे बाय फार्मूला, विद डेफिनेशन और विथ न्यूमेरिकल एंड न्यूमेरिकल पैटर्न्स के साथ इसको कवर कर पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं मास परसेंट। मास परसेंट, स्टूडेंट्स, मास परसेंट को वेट बाय वेट परसेंट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों पे वेट, चूँकि मैंने आपको बताया है कि ये एक मास रिलेटेड टर्म है और टेम्परेचर पे ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ देखना है आपने कि मास परसेंट को हम वेट बाय वेट परसेंट कहा जाता है। अब इसके फार्मूला जो सिंपल एक डेफिनेशन है, डेफिनेशन को कोई लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, डेफिनेशन पूछी नहीं जाती है स्टूडेंट्स, सिर्फ इसका जो फार्मूला वो इम्पॉर्टेंट है। उसको हम कैटेगराइज वाइज 2 टाइप पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं। देखिए, जैसे मास परसेंट में लिख रहा हूँ यहाँ पर, सो मास परसेंट स्टूडेंट्स, रेशियो ऑफ मास ऑफ सॉलिड एंड मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यही
मास परसेंट होता है। इसको मैं फिर एक बार कह दूं आपको कि इसे वेट बाय वेट परसेंट कहा जाता है। मैं ये आपको इसलिए एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वेट, ये ऐसी टर्म्स आने वाली है जो आपको न्यूमेरिकल में परेशान कर सकती हैं, लेकिन हम इसे सॉल्व यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, इसमें यदि हमसे क्वेश्चन एक और टर्म में पूछा जाए कि मास परसेंट ऑफ अ कंपोनेंट, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सॉल्यूशन में एक से ज़्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ हम कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी ऐसा कहेंगे। तो इसलिए मैंने यह फार्मूला आपको इजी करने के लिए बताया कि मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट। तो सिंपल सी बात। सो स्टूडेंट्स, आपने क्या चेंज देखा? चेंज ये था कि मास आप सॉल्यूट के प्लेस पे, मास आप कंपोनेंट है, आप जो कंपोनेंट चूज कर रहे हैं, कंपोनेंट है ए है, बी है तो बी है, लेकिन मास ऑफ सॉल्यूशन एज इट इज़ है इंटू 100 टर्म भी वो की वही है। सो स्टूडेंट्स, ये दो टर्म्स जो होती है मास परसेंट कहलाती हैं। इन मास परसेंट पे से मैं एक एग्जांपल आपको लेके बताता हूँ कि इसे कहा जाए कि 20 ग्राम ऑफ NaCl सॉल्यूशन, 20 ग्राम ऑफ NaCl सॉल्यूशन, इसका मीन क्या हुआ? इसका मीन ये हुआ स्टूडेंट्स, ट्वेंटी ग्राम ऑफ NaCl सॉल्यूशन, इसका मीन क्या हुआ स्टूडेंट्स? इसका मीन ये हुआ कि 20 ग्राम ऑफ NaCl जो कॉमन सॉल्ट है प्रेजेंट इन 80 ग्राम ऑफ वाटर। ऐसा नहीं कि ये 100 में, 80 ग्राम ऑफ वाटर प्लस 20 रिजल्टिंग 100% सोल्यूशन। 100% सोल्यूशन में से सॉल्यूट हमारा जो है 20 ग्राम है और सॉल्वेंट हमारा 80 ग्राम है। ये हमारा सॉल्यूशन का टर्म हुआ। स्टूडेंट्स, अभी हमने मास परसेंट की डेफिनेशंस को एक फार्मूले के तौर पे देखा, उसका एक एग्जांपल भी देखा, लेकिन स्टूडेंट्स इसके न्यूमेरिकल कहीं इंपॉर्टेंट होते हैं। सो चलिए वही शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट, मास परसेंट पे हमारा पहला न्यूमेरिकल है 10 ग्राम ऑफ NaOH इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड मास परसेंट। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के पहले ये देख लेना है आपको कि पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ही कहीं ना कहीं आंसर छुपा हुआ होता है। हम यही करते हैं, जनरली स्टूडेंट्स यही करते हैं कि क्वेश्चन को पढ़े बगैर फाइनल आंसर देख ले, फाइनल स्टेप देख लेते हैं कि मास परसेंट निकालना है, लेकिन कई बार मास परसेंट निकालने की दूसरी टर्म्स भी होती हैं, वहाँ हमारी गलती हो जाती है। वो गलती ना हो इसलिए आप इस क्वेश्चन को बराबर पढ़िए ताकि आप आंसर को उसी में से पिकअप कर सकते हैं। अब आप यहाँ देखें कि 10 ग्राम ऑफ NaOH 10 ग्राम है, 100 ग्राम ऑफ वाटर। जैसे मैंने आपको समझाया था कि जो ज़्यादा क्वांटिटी है वो सॉल्वेंट होती है और जो कम क्वांटिटी है वो सॉल्यूट होती है। तो यहाँ हमारी बात आ रही है कि सॉल्यूट हमारे पास है NaOH। अब हम जानते हैं कि मास परसेंट जो होता है स्टूडेंट, जो फार्मूला हमने पढ़ा था ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब यहाँ देखिए मास ऑफ सॉल्यूट वो हमको क्लियर है, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम है। सो हम यहाँ पर इस चीज़ को देख लेते हैं, मास ऑफ NaOH 10 ग्राम है, लेकिन नीचे हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन है, मास ऑफ सॉल्यूशन, जबकि यहाँ पे सॉल्वेंट हमारे पास 100 है। सो मास ऑफ सॉल्यूशन जो हमारा हो जाएगा 10 ग्राम तो NaOH और 100 ग्राम वाटर है। सो ये होगा टोटल 110 ग्राम। यही कन्फ्यूज़न की कंडीशन बनती है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर 100 ग्राम लिखा है तो सीधे स्टूडेंट्स सॉल्यूशन के प्लेस पर 100 रख देता है, जबकि सिंपली मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ने का इसलिए कहा था कि यहाँ वाटर लिखा है नॉट सॉल्यूशन। सो वाटर के साथ यानी सॉल्यूएंट के साथ हमें सॉल्यूट प्लस करना होगा तो हमें टोटल सॉल्यूशन का मास मिल पाएगा। ये हमें मिल गया मास। अब सिंपल हम यहाँ वैल्यू प्लेस कर देते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास 10 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास 110 ग्राम इंटू 100, 0 इज कैंसल बाय 0, यहाँ पे 10 इंटू 10 100 अपॉन 11। यदि हम इसको डिवाइड करते हैं सो 9.09 अप्रॉक्सीमेट मास परसेंट आ जाता है हमारे पास। आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये टर्म क्लियर हुआ होगा, क्योंकि मैं फिर एक बार कॉन्सेंट्रेट कर दूँ, क्वेश्चन को आप ज़रूर पढ़िए। ज़रूर पढ़ने के बाद आपको ये कंफर्म होगा कि ये जो दिया हुआ है हमें सॉल्वेंट की क्वांटिटी दी हुई है, सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में हमें सॉल्यूशन का मास चाहिए, जिसके लिए हमें सॉल्यूट प्लस करके सॉल्वेंट के साथ ही उसका मास निकालना होगा। सो इस प्रकार से ये सिंपल टर्म के द्वारा हम मास परसेंट निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास इस प्रकार से मास परसेंट निकालने के लिए एक और न्यूमेरिकल्स है
एक न्यूमेरिकल है जिसको हमें करना है, और वो इस प्रकार से न होकर कुछ अलग है, उसमें हमें डेंसिटी से रिलेटेड बात कही गई है। सो स्टूडेंट्स इस बात को आप जरूर ध्यान रख लें कि डेंसिटी वाले क्वेश्चन कहीं ना कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो डेंसिटी वाले क्वेश्चन को हम स्टार्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आप पढ़िए। 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन, पॉइंट वेट बाय वेट परसेंट। देखिए यहाँ फिर मैं आपको याद दिला दूँ, वेट बाय वेट परसेंट ही मास परसेंट होता है इफ़ डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1.2 ग्राम। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डेंसिटी एक फैक्टर हमें दे दिया है। यहाँ पे एक एडिशनल फार्मूला हम यूज़ करेंगे जिससे हम इसको ईजी कर पाएंगे। ये फार्मूला हमने स्टूडेंट्स यहाँ लिख लिया, वेट बाय वेट परसेंट या मास परसेंट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। अब देखिए आप मास ऑफ सॉल्यूट 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ओके, वो 20 ग्राम हमें दे दिया गया है। 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन है, लेकिन इस बार सॉल्यूशन की बात की गई है। पिछली बार हमने सॉल्यूट लिया था, वाटर था। यहाँ पर अब देखिए अब सॉल्यूशन 100 मिलीलीटर, लेकिन हमें डेंसिटी भी दी गई है। अब हम जानते हैं स्टूडेंट्स डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो डेंसिटी हमें कितनी दी हुई है 1.2, वो हमने प्लेस कर दिया। मास तो हमें चाहिए और वॉल्यूम हमें दिया है 100 ml। देखिए आप टोटल 100 ml, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो मास विल बी 1.2 इंटू 100, दैट इज अबाउट 120। सो ये हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया 120। अब हम ये वैल्यू प्लेस कर देंगे यहाँ पे। मास ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू हमारे पास दिख रही है कि मास ऑफ सॉल्यूट हमारा 20 है और मास ऑफ सॉल्यूशन 120 है इंटू 100। कैंसिल हो रहा है 0। यहाँ पे 4 3 ज़ 12, 4 5 ज़ 20, 50 अपॉन 3, 16.6। ये इसका मास परसेंट आ गया। सो स्टूडेंट्स आई थिंक आपको समझ में आ गया कि डेंसिटी आ रही है, तो डेंसिटी के लिए हमें एक फार्मूला यूज़ करना पड़ रहा है। डेंसिटी से हम उसका सॉल्यूशन का जो है मास निकाल रहे हैं, उसके बाद हम फार्मूले में प्लेस करते हैं तो हमें मिलता है। पिछले क्वेश्चन में हमने सिंपल टर्म बता दी, इसलिए मैंने आपको फोर्स किया था कि क्वेश्चन को आप ज़रूर पढ़िए। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमें क्वेश्चन किस पैटर्न पे दिया हुआ है। ये दोनों पैटर्न के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप बोर्ड के हिसाब से प्रिपेयर हो रहे हैं, साथ में आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से प्रिपेयर हो रहे हैं। सो आई थिंक स्टूडेंट आपको ये क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स ये था मास परसेंट। जितना ही चैप्टर के लिए ओरिएंटेड है उतना पूरा मैंने एक्सप्लेन आपके सामने कर दिया है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं वॉल्यूम परसेंट के साथ। स्टूडेंट्स मास परसेंट के बाद अब नेक्स्ट हम ले रहे हैं वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम परसेंट डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक ठाक है, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी बढ़िया है, लेकिन हम ऐसा ना समझे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप इसको सिर्फ समझ लीजिए कि वॉल्यूम परसेंट होता क्या है। सो वॉल्यूम परसेंट जो होता है स्टूडेंट, जैसे मास परसेंट है वैसी टर्म है। सो वॉल्यूम परसेंट इसके फार्मूले में हम किस तरह से बता रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। जैसे पिछली बार मास ऑफ सॉल्यूट था, यहाँ वॉल्यूम से रिलेटेड है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सपोज इसको इस प्रकार से पूछा जाए कि वॉल्यूम परसेंट ऑफ कंपोनेंट। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट की प्लेस पे वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट होगा। सो वॉल्यूम परसेंट ऑफ कंपोनेंट, वॉल्यूम परसेंट ऑफ कंपोनेंट इज वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सिंपल सा एक डेफिनेशन टर्म है। जैसे सपोज आपसे एग्जांपल में मैं आपको बता दूं, 10 ml C2H5OH सॉल्यूशन, 10 ml जो C2H5 है वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, उसका वॉल्यूम परसेंट की हम बात करें तो इसका मीन ये हुआ कि 10 ml एथेनॉल इज प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्वेंट जो हमारा वाटर है। सो एक्वस सॉल्यूशन होगा यहाँ पर, तो ऑब्वियसली 10 ml C2H5OH इज प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्वेंट। अब यहाँ ml हम देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे टर्म जो है हमारी वॉल्यूम की। सो स्टूडेंट्स काफ़ी सिंपल सी बात है, आप इसको सिर्फ इतना डेफिनेशन बेस पे भी कवर कर लेंगे सफिशिएंट होगा आपकी। स्टूडेंट्स मैंने आपसे कहा था कि वॉल्यूम परसेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन स्टूडेंट्स अब आप यहाँ समझ पाएंगे कि वॉल्यूम परसेंट का यूज़ कैसे हो रहा है। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि कुछ हमें आगे न्यूमेरिकल्स मिल रहे हैं जो डेंसिटी बेस्ड क्वेश्चन है, उसमें हमें वेट बाय वॉल्यूम गिवन होगा और हमें वेट बाय वेट परसेंट निकालना होगा। कभी हमारे पास वेट बाय वेट परसेंट दिया होगा तो हमें वेट बाय वॉल्यूम निकालना होगा।
यही वे क्वेश्चन है स्टूडेंट जो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं, साथ में आपके उस कॉन्फिडेंस को जनरेट करने वाले हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सो स्टूडेंट इन 2 पॉइंट्स को आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए। सो इन टर्म्स पर 2 न्यूमेरिकल्स हैं जिनको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, देखेंगे। सो स्टूडेंट्स यहाँ आप देख रहे हैं वेट बाय वॉल्यूम से कन्वर्शन है वेट बाय वेट परसेंट का। हमें यहाँ पे क्वेश्चन को पहचानना है। क्वेश्चन पहचान तब पाएंगे जब हम उसे बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। पहले हमें पढ़ना होगा। आप इसे पढ़िए। अ ग्लूकोज सॉल्यूशन इज 15%। ये मेंशन क्या रहेगा क्वेश्चन में? फाइंड वेट बाय वेट इफ डेंसिटी इज 1.3 ग्राम पर मिलीलीटर। जैसे मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि डेंसिटी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप प्लीज़ उन पर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा ताकि बेहतर हो सके। अब यहाँ पर ग्लूकोज सॉल्यूशन 15% है, पर हमें जो पूछा गया है पहले हम उस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करें। हम लोग सबसे पहले हमें वेट बाय वेट की बात कही गई, तो वेट बाय वेट परसेंट का फार्मूला हम जानते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें जो कहा गया है ग्लूकोज सॉल्यूशन 15% ग्लूकोज सॉल्यूशन का मीन क्या हुआ? इसका मीन ये हुआ कि 15 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट है 100 ml वाटर में। ये हमें इस बात से क्वेश्चन से कंफर्म हो रहा है। 15% का 15 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट है, यानी हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट आ चुका है। पहले हम उसकी वैल्यू रख देते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट 50, लेकिन हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं है। सो मास ऑफ सॉल्यूशन हमें लेना है, तो फिर वही बात आती है कि हम डेंसिटी की ओर जाएं। हम जानते हैं डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। हमें डेंसिटी यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन की हुई है जो है 1.3 ग्राम पर मिनट। सो 1.3 हम वैल्यू प्लेस करते हैं। मास तो हमें चाहिए और वॉल्यूम हमें दिया है 100 ml वाटर का, तो वह 100 ml लेते हैं। यदि हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, सो 1.3 इंटू 100 विच विल बी 130। ये हमारे पास 130 यहाँ पर मास ऑफ सोल्यूशन आ जाता है। सो 130 हम यहाँ प्लेस करते हैं इंटू 100। सो 0 से 0 कैंसिल हो रहा है और ये हो रहा है अप्रॉक्सीमेट 150 अपॉन 13। यदि हम इसको डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स ये हमारा वेट बाय वेट परसेंट आ गया। स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल तरीके से क्लियर हो जाता है, लेकिन यहाँ डेंसिटी के फार्मूले पे यूज़ किया हुआ है। आपने देखा कि यहाँ मैं एक बात और आपको क्लियर कर दूँ, यदि आप और अच्छे तरीके से इसको करना चाहते हैं तो एक चीज़ हो, जैसे मास ऑफ सॉल्यूट हमें ग्राम में दिया था तो हम इसको ग्राम ले सकते हैं, और यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूशन जो है वो हमारा 130 है तो वो भी ग्राम में आएगा। सो विच विल कैंसिल ग्राम बाय ग्राम और ये 11.5 अप्रॉक्स। लेकिन आप ये मैथमेटिकली देखते हैं तो ये सिंपल सी टर्म है हमारे पास। हमने वेट बाय वॉल्यूम से वेट बाय वेट परसेंट निकाल लिया। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने वेट बाय वॉल्यूम से वेट बाय वेट परसेंट निकाला। अब हम इसकी एक अपोजिट टर्म्स जिसमें हमें वेट बाय वेट दिया जाएगा उससे हम वेट बाय वॉल्यूम निकाले, वो भी एक न्यूमेरिकल बनता है, क्योंकि एक ही पैटर्न पे न्यूमेरिकल बनेंगे पॉसिबल नहीं है, एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटी भी होगी। हो सकता है वो इस प्रकार से पूछ ले, हम उससे भी करके देख सकते हैं। सो चलिए हम देखते हैं। सो स्टूडेंट्स अब आप देख रहे हैं कि वेट बाय वेट परसेंट से हमें वेट बाय वॉल्यूम परसेंट निकालना है। यहाँ क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। अ शुगर सॉल्यूशन इज 5%, वेट बाय वेट, फाइंड वेट बाय वॉल्यूम इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.3 ग्राम पर मिलीलीटर। स्टूडेंट्स हमें पूछा गया है वेट बाय वॉल्यूम। सो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। स्टूडेंट यहाँ आप देख रहे हैं वेट बाय वॉल्यूम, वेट मास वॉल्यूम, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम हमने वर्ड यूज़ किया, टर्म एज इट इज़ है। अब हमारे पास यहाँ पे एक बात कहेगी अ शुगर सॉल्यूशन ऑफ 5%। इसका मीन क्या हुआ कि 5 ग्राम शुगर जो है वो प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। सो सिंपल सी बात है, मास ऑफ सॉल्यूट हमें दिया हुआ है 5 ग्राम, लेकिन हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं है। सो पहले वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए हम डेंसिटी वाला फार्मूला यूज़ करें। सो हम जानते हैं डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी हमें दी हुई 1.3, मास हमें 100 ग्राम दिया हुआ है और वॉल्यूम हमें निकालना है, क्योंकि हमारे फार्मूले में जो ज़रूरत है वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की है। हम सिंपल सी बात है इसको इंटू करेंगे, 1.3 इंटू वॉल्यूम इक्वल टू 100। सो वॉल्यूम इक्वल टू 100 अपॉन 1.3, ये हमारी वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं।
तो मास ऑफ सॉल्यूट हमें जो दिया 5 ग्राम शुगर का दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा आ रहा है 100/1.3 इंटू 100। फ्रैक्शन को हम ऊपर ले जाते हैं 1.3/100 इंटू 100, ये कैंसिल हो जाएंगे। इसको इंटू करेंगे 5 3 से 15, 1 5 1 से 5 1 6, अप्रॉक्सीमेट 6.5%। ये हमारा वेट बाय वॉल्यूम परसेंट होगा। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन में आप देख रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिख रहा है हमें, जो 2010, 2012 दिल्ली 2015 में ये पूछा गया है। इसकी डेफिनेशन 1 मार्क में पूछी गई, लेकिन केवल डेफिनेशन की बात हम नहीं कर रहे हैं। इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो 3 मार्क्स तक के क्वेश्चन बना देते हैं। सो इसलिए हमें इस पर कंसंट्रेशन करना बहुत ही ज़रूरी रहेगा। और सबसे पहली बात ये कि आपको इसके लिए मैं पहले बता दूं कि मोल फ्रैक्शन के अंतर्गत हमें मोल नंबर्स का पता लगाना ज़रूरी है, और मोल नंबर्स कैसे निकाले जाते हैं ये मैं बता चुका हूँ। सो हम अब स्टार्ट करते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन असल में क्या है, तो हमारे पास कोई सॉल्यूशन है जिसमें 2 कंपोनेंट है, एक ए और बी। सपोज ए हमारा सॉल्वेंट है और बी हमारा सॉल्यूट है, और ए के हमारे पास 3 पार्ट है और बी के 2 पार्ट है। यानी ए के 3 मोल प्रेजेंट है, बी के 2 मोल प्रेजेंट है, टोटल हमारे पास 5 मोल प्रेजेंट है। सो हमें इसका ए का मोल फ्रैक्शन निकालना होगा, तो 3/टोटल 5, क्योंकि टोटल सॉल्यूशन में 5 मोल्स है, उसमें ए का फ्रैक्शन कितना हुआ, तो ए का फ्रैक्शन 3/5 होगा। टोटल सॉल्यूशन में 5 मोल्स है, लेकिन हमसे बी का फ्रैक्शन पूछेगा तो 2/5। तो ये हम देख रहे हैं कि इसका फ्रैक्शन जितने पार्ट्स है अपॉन टोटल, इसका फ्रैक्शन पूछेगा तो इसके कितने पार्ट्स है, कितने मोल्स हैं, उसके अपॉन में टोटल। ये है मोल फ्रैक्शन। यानी मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं। सो आपको देखें, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट एंड सम ऑफ नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। इनका जो रेशो है वो हमारा मोल फ्रैक्शन है। डेफिनेशन में हम ये कह सकते हैं, द रेशो ऑफ नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट एंड सम ऑफ नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इज नोन एज मोल फ्रैक्शन। सो स्टूडेंट्स, यदि हम इसका एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक ए और एक बी, 2 कंपोनेंट हमारे सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। सपोज ए इज सॉल्वेंट एंड बी इज सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट के मोल्स होंगे Na और सॉल्यूट के मोल्स होंगे Nb। ये मैं लिख देता हूँ, मोल्स नंबर ऑफ सॉल्वेंट, और इसको लिख दूंगा मोल नंबर्स ऑफ सॉल्यूट। इसका मोल फ्रैक्शन हमें डिसाइड करना है, तो उसको हम x से कहेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये इस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यदि मैं आपसे कहूँ कि मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन है, तो हम यहाँ पे और क्लियर कर लें, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट एंड सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। नीचे सम होगा। अब जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारा जो सॉल्यूशन है इसमें 2 कंपोनेंट ए और बी है, तो ए और बी के टोटल सम ऑफ टोटल मोल्स ऑफ कंपोनेंट होगा Na + Nb, और जिसका हमें निकालना है वो सॉल्वेंट के लिए। अब जैसे मान लीजिए मुझे कहा जाए कि आप मोल फ्रैक्शन निकालो सॉल्वेंट का, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट की प्लेस में मैंने सॉल्वेंट ले लिया, सॉल्वेंट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ Na से। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट सॉल्वेंट के लिए Na है, अपॉन सम ऑफ, सम यानी प्लस होगा, नंबर्स ऑफ ऑल मोल्स ऑफ कंपोनेंट्स, दोनों के कंपोनेंट्स के मोल्स का सम, दैट मीन्स NaMb। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मैंने रिप्रेजेंट किया है x A से। सो ये इसका फार्मूला बन गया। ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की बात करें, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट विच इज Xb। तो जिसको हम यहाँ कंपोनेंट की जगह सॉल्यूट ले रहे हैं, तो यहाँ नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट Nb है,
अपॉन में सम ऑफ नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, दोनों के कंपोनेंट्स के टोटल मोल्स का सम करना होगा, विच इज Na प्लस Nb। ये मोल फ्रैक्शन है स्टूडेंट्स। कभी कभी मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड एक छोटा स्टेटमेंट होता है जिसको प्रूव करने कहा जाता है, वो एक छोटा डेरिवेशन सा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन इज यूनिटी। कभी कभी क्वेश्चन से पूछा जाता है, प्रूव कीजिए कि सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन इज यूनिटी। ठीक है, हम इसको प्रूव करने के लिए इस बात को ध्यान में रखेंगे कि हमें कहा गया सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन, यदि कंपोनेंट हम 2 से करें, 3 से करें, उन सभी के मोल फ्रैक्शन का सम करना पड़ेगा जो हमें यूनिटी शो करना है। ठीक है, मैं फिर वही ले रहा हूँ एक सॉल्यूशन, उसमें A और B 2 कंपोनेंट हैं। A के मोल नंबर्स N है, B के मोल नंबर्स Nb है। A का मोल फ्रैक्शन और B का मोल फ्रैक्शन XB। अभी हमने X और XB की डेफिनेशन निकाली थी, X से इक्वल टू, और ये डेफिनेशन हमने अभी पढ़ा था इस मोल फ्रैक्शन का। A और B 2 सॉल्यूशन कंपोनेंट है हमारे सॉल्यूशन के, और उनके मोल फ्रैक्शंस X और XB। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन इज यूनिटी। हो सकता है कि कोई ऐसा सॉल्यूशन हो जिसमें A, B और C 3 कंपोनेंट हो, A हमारा सॉल्वेंट हो और B और C 2 अलग अलग सॉल्यूट हो, तो हम यहाँ XC ले सकते हैं। XC इक्वल टू NC अपॉन Na प्लस Nb प्लस NC। मतलब यहाँ Na Nb 2 है क्योंकि यहाँ 2 लिए हैं, यदि 3 है तो अपॉन में Na प्लस Nb प्लस NC होगा और ऊपर वो NC वाली टर्म आ जाएगी। इस प्रकार वो XC एक तीसरा मोल फ्रैक्शन हमारे पास होगा। चूंकि हमने यहाँ 2 ही लिए हैं इसलिए हम इन 2 को यूज़ करेंगे। अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन, सभी मोल फ्रैक्शन का सम यूनिटी होता है। ठीक है, सो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन में यहाँ हम इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लें, इक्वेशन सेकंड कर लें। सो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, सो XA प्लस XB। लेफ्ट हैंड साइड से ऐड कर रहे हैं, राइट हैंड साइड से ऐड कर देते हैं। Na अपॉन Na प्लस Nb, Nb अपॉन Na प्लस Nb। दोनों LCM आएगा विच इज़ Na प्लस Nb, सेम टर्म है दोनों, तो ऊपर सेम टू सेम Na प्लस Nb। दिस वन इज कैंसल बाय दिस वन 1। इट प्रूव्स दैट सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन इज यूनिटी। ये कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प्रूव XA प्लस XB इक्वल टू 1, या फिर ऐसा भी कहा सकता है कि XA की वैल्यू, ये हमें न्यूमेरिकल टर्म में काम में आ जाएंगी दोनों चीज़ें। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो इस टर्म को यूज़ कर सकते हैं और एक इस स्टेप को सेव करके हम हमारा आंसर भी निकाल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, मोल फ्रैक्शन के साथ कभी कभी ये छोटी बात भी पूछ ली जाती, आप उस क्वेश्चन के साथ इसको भी ऐड करें ताकि आपका आंसर और एनहेंस हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक मोल फ्रैक्शन आपको क्लियर हुआ होगा। स्टूडेंट्स, अभी हमने मोल फ्रैक्शन को पूरा डिटेल में देखा। अब इसके 3 पैटर्न पे न्यूमेरिकल्स हैं अलग अलग, जिसमें से पहला न्यूमेरिकल अभी आपके सामने है। स्टूडेंट्स, अ मिक्सचर हैविंग 2 गैस कंपोनेंट्स, एक मिक्सचर है, गैसियस मिक्सचर है, जो कंपोनेंट्स हमारे पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से, जिनके मोल नंबर्स हमें 20 और 30 रिस्पेक्टिवली दिए हुए हैं, उनके मोल नंबर्स दे दिए हमें। देन व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स रिस्पेक्टिवली, तो इनके मोल फ्रैक्शन हमसे पूछे गए हैं। मैं देखिए आपको बता देता हूँ, जैसे ये बॉक्स है जिसमें हमारे दोनों कंपोनेंट है, नाइट्रोजन भी और ऑक्सीजन भी है। नाइट्रोजन के मोल नंबर्स हमें 20 दिए हैं, मतलब हमें Na दिया है 20 और एक Nb है उसके 30 दिए, और पूछा है हमें कि XA क्या है। सो स्टूडेंट्स, हम देख लेते हैं। गिवन में X नाइट्रोजन हमें पूछा है, तो पहले हम एक काम करते हैं, N नाइट्रोजन देख लेते हैं। मोल्स नंबर्स ऑफ नाइट्रोजन वो आप देख रहे हैं 20 है, क्योंकि पहले मैंने वर्ड नाइट्रोजन लिया फिर ऑक्सीजन लिया है, तो यहाँ 20 है। और इसी प्रकार से NO2 हमें 30 मिला है। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, ये 2 बातें हमसे पूछी गई है। सो स्टूडेंट, आपने गिवन में देख लिया, मोल नंबर्स ऑफ नाइट्रोजन 20, मोल नंबर्स ऑफ ऑक्सीजन इज 30, वो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, और हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन और मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। अब हम जानते हैं XN2 इक्वल टू NN2
अपॉन टोटल NN2 प्लस NO2 XN2 NN2 हमारे पास 20 है, NN2 प्लस NO2, NN2 की वैल्यू 30 जो हमारे पास हो रही है 20/50, 0 इज कैंसिल 0, 2/5। ये हमारा इसका मोल फ्रैक्शन आ गया। अब हम ऐसे ही XO2 का फार्मूला लगा के XO2 अपॉन XN2 प्लस XO2 निकाल सकते हैं, लेकिन सिंपली हमने अभी देखा था कि सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन इज यूनिटी, उससे हमें एक बात कंफर्म हो रही थी, ये फार्मूला हमें मिला था, उसमें हमने बताया था XN2 प्लस XO2 इक्वल टू 1। हमें XN2 मिल चुका है, हमें XO2 चाहिए, XO2 इक्वल टू 1 माइनस XN2, XO2 1 माइनस XN2 की वैल्यू हमारे पास 2/5 है, 5 LCM 5 माइनस 2 विच इज़ 3/5। यहाँ आपने दोनों देखा कि XN2 हमारे पास 2/5 और XO2 3/5। अब चूंकि स्टूडेंट्स हम उस बात को क्लियर कर लें कि जो भी रेशो आता है, जो मोल फ्रैक्शन आता है, उनका सम 1 होना चाहिए, तो देखिए ऑब्वियसली 2/5 प्लस 3/5 विच इज़ 1। ये प्रूव अपने आप हो जाता है कि टर्म्स, यह हम क्वेश्चन को भी चेक कर सकते हैं कि हमारा क्या आंसर क्वेश्चन राइट है या नहीं, तो इस प्रकार से हम लोग इस सिंपल न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं। सो आई थिंक स्टूडेंट्स ये आपको न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको इसका दूसरा पैटर्न बता रहा हूँ। सो स्टूडेंट्स इस नेक्स्ट न्यूमेरिकल में आप एक बात देख पा रहे हैं कि यह वेट बाय वेट परसेंट, हम वेट बाय वेट परसेंट की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में 20 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड विच इज़ प्रेजेंट इन 150 ग्राम ऑफ वाटर। यहाँ पर हमें कहीं मोल नंबर की बात नहीं की हुई है और हमें मास दे रखा है। अब मास से हम, उस मास से हमें मोल नंबर्स निकालना पड़ेंगे। मोल नंबर्स निकालने के लिए हमें उस फार्मूले के साथ में हमारे मॉलिक्यूलर मास को भी डिसाइड करना पड़ेगा। उसको निकाल के फिर हम पहले मोल नंबर्स निकालेंगे, फिर हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। सो हमें गिवन में जो है आप देख रहे हैं कि दो चीज़ें हैं, एक सल्फ्यूरिक एसिड है और एक वाटर है। सो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, और H2SO4, यहाँ हमें H2SO4 के लिए वेटेज दिया हुआ है, NH2SO4 हमें निकालना पड़ेगा। तो NH2SO4 निकालने के लिए मुझे उसका मास चाहिए अपॉन मॉलिक्यूलर मास। H2SO4 हाइड्रोजन 1 इंटू 2, सल्फर 32 प्लस 16 इंटू 4 64। सो स्टूडेंट्स ये हो गया 4 8 98, 20/98। इसी प्रकार से मुझे फॉर H2O NH2O निकालना है। NH2O के लिए मुझे उसका वेट क्या दिया हुआ है 150 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 1 इंटू 2 प्लस 16 अपॉन 18। ये दोनों कैलकुलेशन मुझे मिल जाते हैं। अब यदि मैं आपके लिए H2SO4 निकालना है तो NH2SO4 अपॉन NH2SO4 प्लस NH2, जो फार्मूले से हमने देखा, जो कंपोनेंट थे, दोनों कंपोनेंट में से जिस कंपोनेंट का हमें x निकालना आता है, मोल फ्रैक्शन निकालना होता है, उसके मोल नंबर्स न्यूमरेटर्स में रखते हैं और टोटल नंबर्स ऑफ मोल्स, जो कंपोनेंट सारे टोटल से, उनका टोटल सॉल्यूशन हम नीचे रख देते हैं। सो यहाँ NH2SO4 हमारे पास आ रहा है 20/98 अपॉन 20/98 प्लस NH2 150/18। स्टूडेंट्स ये एक सिंपल मैथमेटिक्स टर्म्स है, इसको आप आगे सॉल्व करके XH2SO4 निकाल सकते हैं। इसी प्रकार XH2 पूछेगा तो XH2 में हम NH2 NH2O प्लस NH2SO4
लेंगे। NH2 हमारे पास है 150/18 अपॉन 150/18 प्लस 20/98। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें XH2 मिल जाएगा। इस प्रकार से हम क्या सीखने को मिला, ये तो एक सिंपल सी बात थी। बात ये थी कि कई बार हमें सीधे मोल नंबर्स नहीं दिए जाएंगे, डायरेक्टली वी विल नॉट हैव मोल नंबर्स, हमें उन्हें मास और मॉलिक्यूलर मास की हेल्प से निकालना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो होगी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए इस चीज़ को आप ध्यान दें कि यहाँ वो दोनों चीज़ें देख रहा है कि मोल नंबर्स भी निकालना पड़ रहा है, मोल नंबर्स निकालने की क्वेश्चन भी उसको समझ में आ रहा है कि स्टूडेंट को क्लियर है। उसके बाद आप मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, दोनों बातें यहाँ एक साथ हो जाती है। सो स्टूडेंट आई थिंक ये पैटर्न भी आपको क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट्स मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए एक और पैटर्न का न्यूमेरिकल जो एक्सपेक्टेड हो सकता है एग्जाम के लिए। सो अ सॉल्यूशन हैज़ 46% वेट बाय वेट एथेनॉल इज इन वाटर, फाइंड द मोल फ्रैक्शन। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि परसेंट दिया, वेट बाय वेट परसेंट। इसके पहले हमने देखा था कि वहाँ नंबर्स मोल्स नहीं दिए थे तो हमने मोल नंबर्स निकाले। यहाँ वेट बाय वेट दिया हुआ है तो हमें पहले उससे डिसाइड करके वाटर को निकालना है, उसके बाद मोल नंबर्स निकालना है, फिर हम मोल फ्रैक्शन निकाल पाएंगे। अब सबसे पहले हम ये देख रहे हैं 46% एथेनॉल प्रेजेंट है वाटर में। इसका मीन क्या हुआ, 46 ग्राम ऑफ एथेनॉल इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सो निश्चित रूप से 100 ग्राम सॉल्यूशन में 46% एथेनॉल है तो बचा हुआ वाटर होना चाहिए। सो वाटर इन ग्राम इक्वल टू 100 माइनस 46 विच इज़ 54। ये हमारे पास वाटर के मास आ गए और सॉल्यूट का मास तो हमें ऑलरेडी दिया ही हुआ है 46%। अब हम ये देखते हैं कि हमें दो कंपोनेंट जिनकी बात कर रहे हैं हम, हमारा पहला कंपोनेंट है जो हमारा सॉल्यूशन है, उसके हमारे दो कंपोनेंट हैं, एक हमारा एथेनॉल है और एक हमारे पास H2O है। इसका मास हमें दिया है 46, इसका मास हमें नहीं दिया था, जो हमने फाइंड किया है वो है 54 ग्राम। अब इसका मॉलिक्यूलर मास देखें तो मॉलिक्यूलर मास कार्बन 12 टू सर 24, 5 and 1 6 प्लस 60 कितना है 46। ये मास आ गया इसका मॉलिक्यूलर मास। सो इसके मोल नंबर्स Na इक्वल टू W/m। सो वो कितना होगा W46/46 कैंसिल हो रहा है 1, यानी हमें Na मिल गया है। Na से मीन क्या हुआ NC2H5OH। ये और आपको क्लियर हो जाएगा किस तरह से कर रहा हूँ मैं। ऐसे में इसका मास निकालता हूँ, मॉलिक्यूलर मास, तो आप देख रहे हैं 2 + 16 वो हो गया 18। सो NH2O इक्वल टू W/m। वेटेज मास हमारा कितना है 54 है और नीचे मास 18 3 = 54। सो ये कितना हो रहा है 3 हो रहा है। अब ये जो वैल्यूज़ आ गए हमारे पास, ये हमसे पूछा गया कि एथेनॉल का मोल फ्रैक्शन निकालो, XC2H5OH। तो XC2H5OH क्या होना चाहिए NC2H5OH अपॉन NC2H5OH प्लस NH2। NC2H5OH हमारे पास है 1 और मोल फ्रैक्शन एंस के 1 और वो हमारा 3, दैट इज़ 1/4 0.25। ये हमारा मोल फ्रैक्शन आ गया। स्टूडेंट्स आई थिंक आपको क्लियर होगा। ये और एक इंपॉर्टेंट टर्म हमें देखने को मिली कि हमें वेट बाय वेट दिया था तो हमें वो 100 में से माइनस करके वाटर के मास को निकालना पड़ा और उससे हमने फिर मोल नंबर्स निकाले। मोल नंबर्स निकालने के बाद हमने मोल फ्रैक्शन निकाला।
सो स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली एक प्रकार से मोल फ्रैक्शन को पढ़ने में पहले न्यूमेरिकल से सेकंड वाले में अपग्रेड हुए, उससे और अपग्रेड हुए, इस प्रकार से अपग्रेडेशन बढ़ता जाता है और आप इस पर और भी क्वेश्चंस लेकर अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। सो इस न्यूमेरिकल्स के साथ हमारे चैप्टर से ओरिएंटेड मोल फ्रैक्शन अब कंप्लीट होता है। सो स्टूडेंट्स आज हमने इस वीडियो में मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, वेट बाय वेट परसेंट से वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम से वेट बाय वेट परसेंट को निकालना सीखा। साथ में हमने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म मोल फ्रैक्शन को सीखा। मोल फ्रैक्शंस पे बेस्ड जो कॉम्प्लिकेट न्यूमेरिकल्स थे उनको हमने पहले लिया। सो स्टूडेंट्स मैं आपको ये वीडियो में आपको बताना चाहता था कि किस प्रकार से कंसंट्रेशन टर्म्स को कवर किया जा सकता है, तो ये वीडियो अब मैं और बड़ा नहीं कर रहा हूँ ताकि आप बोर ना हो जाए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की जो टर्म्स हैं जैसे ppm, ppb, मोलरिटी और मोलैलिटी उनको लेंगे ताकि आपका इंटरेस्ट बरकरार रहे और आप इसी प्रकार से उनको कवर करते रहें, क्योंकि मैं बेसिकली न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहा हूँ ताकि आपका बेस स्ट्रॉन्ग बना रहे। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड।